नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में एक आईआर से जुड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए एक मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ता है अजरबैजान से। अजरबैजान इस समय बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान का साथ देकर भारत को जो उसने एक चुनौती प्रस्तुत की, कहीं न कहीं अब उसकी सजा के डर से वो अब कहीं ना कहीं डरने लगा है और सजा का जो डर है वो उसे सताने लगा है। तो इसी मुद्दे की आज चर्चा करेंगे कि आखिर पूरा ये मुद्दा है क्या, क्योंकि अजरबैजान के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो खास तौर पे राजनीतिक संबंधों के जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है और वो भी डर के द्वारा वो बोल रहे हैं कि अब हमें भारत नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान का साथ देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं आया है, हाल ही में देखें तो टर्की के द्वारा भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद की गई और उस मदद के कारण जो भारत और टर्की के जो संबंध थे, बड़े स्तर के जो व्यापारिक संबंध थे, जिससे एक बड़ी जो विदेशी आय है वो टर्की कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहा था, उससे वो वंचित हो चुका है। अपने बहुत सारे जो कह सकते हैं कि ट्रेड थे वो भारत टर्की से समाप्त कर चुका है और इसी संदर्भ में इस उदाहरण को देखते हुए अब अजरबैजान डरा हुआ है। उसके जो भी राजनीतिक विषयों के उसके जो विशेषज्ञ हैं उसके देश के, वो अब कह रहे हैं कि ये गलती हमने कर दी है। तो पूरे मसले को समझेंगे कि आखिर इस तरह का जो मामला है, खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में उसकी जो प्रतिक्रिया आई थी, जो रिएक्शन आया था, आखिर वो क्या था और भारत अजरबैजान जो व्यापार है वो इस संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तेल पर जो निर्भरता है उसको लेकर आखिर पूरा मुद्दा है क्या। भारत आर्मेनिया के बीच में जो रक्षा सहयोग है, क्योंकि देखें तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लगातार नागोर्नो काराबाख को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है। तो इस स्थिति में अजरबैजान की चिंता भारत आर्मेनिया के संबंधों को लेकर क्यों हो रही है, तो उस पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। भारत की जो भी संभावित रणनीति अजरबैजान को लेकर हो सकती है उस पर हम बात कर लेंगे। कहाँ पर है ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में तनाव का जो क्षेत्र है, नागोर्नो काराबाख, तो थोड़ा सा भौगोलिक जो अवस्थिति है नागोर्नो काराबाख की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि आखिर जो अजरबैजान की स्थिति है वो कैसे बदलते रही है, चाहे सोवियत संघ के समय से देखें और वहाँ से चलते हुए आज के समय में उसकी स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में उसकी पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे और उसके बाद थोड़ा सा अजरबैजान से जुड़े हुए जो भी भौगोलिक पक्ष हैं, जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, उसकी जो फिजियोग्राफी है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है, तो संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड ईयर मेगा सेल संचालित किया जा रहा है और इस मिड ईयर मेगा सेल के तहत जितने भी संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो ऑनलाइन और लाइव जो कोर्सेज हैं उन पर महत्वपूर्ण जो डिस्काउंट ऑफर है वो आपको प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण कोर्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे इस मिड ईयर मेगा सेल के तहत जो आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स है, इसके तहत संचालित जितने भी कोर्स हैं उन पर आपको अप टू 60% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। जैसे जो जीएस ओनली का जो कोर्स है, जो पीटी मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाता है, इसके लिए जो निर्धारित फी है वो 1,10,000, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद ये केवल आपको 50,000 में दिया जा रहा है। ऐसे ही एक कम्बो पैक है जीएस और सीसैट का, जो कि ये कोर्स पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाता है। इसके लिए जो निर्धारित फी है वो 1,20,000 है, लेकिन अब 60% के डिस्काउंट के बाद ये केवल आपको 55,000 में मिलेगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं पीटी मेंस के, इनके लिए जो निर्धारित फी है वो 1,10,000 है, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद ये केवल आपको 40,000 में प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही संस्कृति आईएएस के द्वारा जो भी वैकल्पिक विषय हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके संदर्भ में जो भी कोर्स चलते हैं उनके लिए जो ऑनलाइन फ़ी है वो 45,000 है, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको केवल 17,500 मात्र में प्राप्त हो सकती है। ये सभी जो महत्वपूर्ण डिस्काउंट हैं ये कब तक आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो 12 से 17 जून 2025 तक ये जो ऑफर है ये क्या होगा, वैलिड होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स हैं इनके तहत जितने भी संचालित कोर्स हैं ये आपको किस्तों पर भी मिल सकते हैं, यानी ईएमआई की जो सुविधा है वो भी आपको प्रदान की गई है। अगली न्यूज़ देखिए,
मिड ईयर मेगा सेल के तहत जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं, जो पीटी मेंस लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं, इसके तहत विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, उनके लिए संस्कृति के द्वारा विभिन्न कोर्स संचालित होते हैं। जैसे यूपी के लिए, बिहार के लिए, एमपी के लिए, राजस्थान के लिए, तो अलग अलग जो कोर्स हैं इन पर अप टू 70 to 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए जो यूपी पीसीएस का कोर्स है, इसके लिए निर्धारित जो फ़ी है वो 1 लाख है, लेकिन इस पर 70% की छूट दी जा रही है और इस छूट के बाद ये आपको केवल 30,000 में कोर्स प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही बीपीएससी, एमपीपीएससी और आरएस के जो कोर्स हैं, इन तीनों पर 75% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और इस डिस्काउंट की भी जो वैलिडिटी है, ये कब तक वैध है, तो ये 12 से 17 जून 2025 तक वैध है। यानी इस समय सीमा में अगर इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो आप इन छूटों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 71वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद 71वीं बीपीएससी के लिए संस्कृति के द्वारा पीटी टारगेट बैच संचालित किया जा रहा है, जो कि 70 दिवसीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण जो की फीचर्स हैं कि प्रतिदिन 2 कक्षाएं इसमें आपको दी जाएंगी। प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स के जो क्लासेस हैं वो दिए जाएंगे। प्रत्येक विषय के जो पीडीएफ क्लास नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और रेगुलर स्तर पे जो सेक्शनल नोट्स हैं, जैसे जैसे आपके खंड समाप्त हो जाएंगे वैसे वैसे आपके उन खंडवार टेस्ट होते जाएंगे। इस कोर्स की जो फ़ी है वो 20,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 4,500 में प्राप्त हो रही है। इसके लिए नामांकन प्रारंभ है। खास बात ये भी है कि इस कोर्स में प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी तरह से आपको निःशुल्क दी जा रही थी। तो ये सूचना थी। अब अपने न्यूज़ को देखते हैं। अजरबैजान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो डर कर बोले, नहीं छोड़ेगा भारत, हमने पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अजरबैजान के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनमें फहाद मामादोह हैं। ये उनकी जो बौखलाहट है उसमें अजीब बयान वो दे रहे, कह रहे हैं कि अगर भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो क्या स्थिति होगी। क्योंकि हाल में देखें तो जो अजरबैजान है, अजरबैजान के जो भी राजनैतिक जो विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक कह सकते हैं कि विश्लेषक हैं, उनके द्वारा कई सारे स्टेटमेंट जारी किए गए। खास तौर पे वहाँ के बड़े ही महत्वपूर्ण इस तरह के राजनीतिक विषय विशेषज्ञ हैं फहाद मामादोह, वो काफ़ी चर्चा में रहे। उनकी जो बौखलाहट भरे जो बयान हैं वो उन्होंने दिए हैं। और उनका ये कहना है कि भारत और अजरबैजान, इन दोनों को कहीं ना कहीं अब इस वर्तमान परिस्थितियों में एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। उनका ये भी कहना था कि भारत अजरबैजान को सबक सिखाने की तैयारी में है। भारत जो है वो अजरबैजान से बदला लेने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बाकू जो अजरबैजान की राजधानी है, तो बाकू ने आतंकवाद विरोधी जो भारतीय ऑपरेशन सिंदूर है, उस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान और तुर्की का खुलकर समर्थन किया। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें तो जब भारत में पहलगाम आतंकी अटैक हुआ तो उस दौरान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अजरबैजान और तुर्की और चीन, ये सभी देश उसके पीछे खड़े थे। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया तो अजरबैजान के द्वारा और टर्की के द्वारा कई सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जो हथियार हैं, वो पाकिस्तान को दिए गए। तो इस कारण से देखें तो जब भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, तो तुर्की और अजरबैजान जैसे जो देश थे वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े थे। भारत का जनमत इस पर बेहद कहीं ना कहीं संवेदनशील था, क्योंकि एक स्तर पे देखें तो भारत ने पूरे दुनिया में इस आतंकवाद जैसे जो भी पाकिस्तान प्रायोजित जो एक कह सकते हैं कि मुद्दा है उसे उठाया था। लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में देखें तो 2 देश पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और इस कारण से देखें तो अब आने वाले समय में इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि भारत अजरबैजान, भारत टर्की के जो संबंध हैं वो किस दिशा में जाने चाहिए और क्यों वो इस तरह से भारत के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो इस कारण से देखें तो ये पूरा मुद्दा चर्चा में था। अब ऑपरेशन अगर हम सिंदूर की बात करें और उसकी जो प्रतिक्रिया की बात की जा रही है, तो भारत ने पीओके में आतंकी जो ठिकाने हैं उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारत के कई सारे जो शहर हैं उन शहरों पर अटैक की योजना बनाई, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के द्वारा बनाए गए जो विभिन्न रडार सपोर्ट्स थे,
जो ड्रोन्स थे या इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट थे डिफेंस से जुड़े हुए या जो खुफिया जानकारी है, वो उसकी मदद प्रदान की पाकिस्तान को। भारत में इस समर्थन पे खास तौर पे टर्की और जो अजरबैजान है, इनके समर्थन पे कहीं ना कहीं आक्रोश है लोगों के बीच में, और अब अजरबैजान को भी उसी पैमाने पर जिम्मेदार माना जा रहा है जैसा कि पाकिस्तान को, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई गलती कर रहा है और उस गलती को अगर कोई समर्थन दे रहा है तो उस गलती करने वाले से अधिक अपराध उस सपोर्ट करने वाले का होता है। और अब अपनी गलती की जो कह सकते हैं कि समझ है, जो एक महसूस करने वाली बात है, अब अजरबैजान को हो चुकी है। और ख़ास तौर पे जो वहाँ के विषय विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक रणनीतिज्ञार हैं, तो उनका ये कहना है कि अजरबैजान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट करके। तो इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो जा रहा है। अब इसमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो भारत और अजरबैजान के बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ऑयल का, तेल का। तो ये जो मुद्दा है अब खास तौर पे इस समय चर्चा में है। अगर बात करें तो द्विपक्षीय स्तर पे दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध है। लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो दोनों देशों के बीच में होता है, भारत और दूसरे तरफ अजरबैजान। भारत की जो प्रमुख कुछ आयात हैं उसमें अगर देखेंगे तो क्रूड ऑयल सबसे महत्वपूर्ण है, और अन्य क्षेत्रों में देखें तो फार्मा, आईटी और शिक्षा के ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में बड़े स्तर के व्यापारिक संबंध हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फहाद महादेव हैं, जो कि रणनीतिक विश्लेषण करता है, वो अजरबैजान से जुड़े हुए, उनका ये दावा है कि अगर भारत तेल खरीदना अजरबैजान से बंद करता है तो अजरबैजान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे दूसरे बाजार तलाश लेगा। लेकिन ये कथन उतना व्यवहारिक नहीं है। इसी कारण से देखें तो एक जो बौखलाहट है वो क्या है, वो अजरबैजान के रणनीतिक जो भी विश्लेषक हैं उनके द्वारा देखने को मिली है। जैसे भारत क्या है, एक स्थिर, अगर बात करें कि इन्होंने कहा कि नहीं हम दूसरा बाजार तलाश लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। क्यों व्यवहारिक नहीं है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला, अगर हम बात करें अपने देश भारत की, जो इंडिया है, इंडिया क्या है, इंडिया की बात करें तो एक स्थिर, एक दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी अधिक हैं। तो इंडिया जैसे स्थिर और कह सकते हैं कि जो दीर्घकालिक जो खरीदार है, उस खरीदार के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा जो खरीदार है वो अजरबैजान को नहीं मिल सकता। तो एक बड़ा कारण है जो इस तरह की गीदड़ भभकी दे रही है यहाँ की सरकार, तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात करें तो भारत की जो तेल कटौती है, अगर भारत इस तरह का कोई कदम उठाता है और भारत क्या करता है कि अपने तेल में अगर कटौती करता है और वो अजरबैजान से क्या करता है कि तेल का आयात अगर रोक देता है, अगर आयात भारत रोक देता है तो इसका एक बड़ा प्रभाव अजरबैजान के राजस्व पे पड़ेगा, और वहाँ का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है अजरबैजान का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और इस कारण से देखें तो बड़े स्तर का एक आर्थिक जो प्रभाव है वो अजरबैजान के ऊपर देखने को मिलेगा। यही नहीं, जो बात यहाँ पर फहाद के द्वारा कही जा रही है कि हम दूसरा बाजार तलाश लेंगे, तो ये कहना तो आसान है, लेकिन एक वैकल्पिक जो बाजार है, उस वैकल्पिक अगर हम मार्केट की बात करें तो वो बाजार भारत जैसे बाजार की तुलना में खोजना, खास करके वैश्विक स्तर पे, जो ग्लोबल स्तर पे जो स्थितियां हैं, और बाजार में अगर देखें तो जो मौजूदा स्थितियां हैं वो काफ़ी अस्थिर हैं, क्योंकि इस समय जो वैश्विक स्थिति है वो काफ़ी खराब बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर वैकल्पिक बाजार खोजने की बात है तो वो अजरबैजान के बस की बात नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखिए, एक बड़ा जो रक्षा सहयोग है वो हम भारत के देश और अजरबैजान का जो चिर प्रतिद्वंदी, उसका पड़ोसी देश जो आर्मेनिया है, उससे हमारा हो चुका है।
और इस कारण से भी देखें तो जो अजरबैजान है वो परेशान है कि अगर भारत जैसा मजबूत आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टिकोण से भी और दुनिया में उसका अपना एक महत्व है, इस कारण से देखें तो अगर वो आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, अगर भारत जो है, इंडिया क्या करता है कि आर्मेनिया को अगर सपोर्ट करता है तो कल के डेट में आर्मेनिया क्या कर सकता है कि अजरबैजान को काउंटर कर सकता है। खास तौर पे देखें तो जो नागोर्नो कोराबाख जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के संदर्भ में ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो भारत ने आर्मेनिया को 720 मिलियन डॉलर के वेपन्स दिए हैं। बड़े स्तर पे देख सकते हैं कि जो हथियार हैं, जो रक्षा सामग्री है, वो भारत और आर्मेनिया के बीच में डील हुई है। इसमें देखें तो जो महत्वपूर्ण हथियार हैं जैसे आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिया गया है, पिनाका मल्टीपल जो रॉकेट लॉन्चर है वो प्रदान किया गया है, स्वार्म ड्रोन जो रडार सिस्टम है। तो इस तरह के दुनिया के जो विशिष्ट हथियार हैं, जो रक्षा प्रणाली है, वो आर्मेनिया को भारत के द्वारा दी गई है। तो अब अजरबैजान को ये चिंता होने लग रहा है कहीं भारत आर्मेनिया के माध्यम से अजरबैजान से बदला तो नहीं ले रहा है। और ये जो डील है अजरबैजान के लिए कहीं ना कहीं अब खतरे की जो घंटी है वो बन गई है। क्यों बन गई है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पहले से ही देखें तो जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, ये जो नागोर्नो काराबाख जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को लेकर देखें तो दोनों देश लंबे समय से क्या है, संघर्षरत हैं। ये अलग बात है कि इस समय इस क्षेत्र पर किसका अधिकार है, तो अजरबैजान का है, लेकिन अक्सर इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये मुद्दा हमेशा उठता है। अजरबैजान में इस डील को भारत की जो खुली चेतावनी है, एक रणनीतिक है, उस स्तर पे भी देखा जा रहा है। तो इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो जा रहा है। अब भारत की आखिर आने वाले समय में जो संभावित रणनीति है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे एक महत्वपूर्ण जो दोनों देशों के बीच में आर्थिक जो संबंध है वो तेल व्यापार को लेकर है, और चरणबद्ध तरीके से हो सकता है कि आने वाले समय में जो भारत है वो अजरबैजान के साथ जो भी ऑयल ट्रेड है उसमें धीरे धीरे कटौती कर सकता है, और जो भी अनुबंध है उनके रिन्यू करने के संदर्भ में उसे रिन्यू के स्तर पर रोक सकता है। जो भी डिफेंस के संदर्भ में जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, तो आर्मेनिया को आगे और अधिक जो आधुनिक हथियार हैं वो उपलब्ध करा सकता है। हो सकता है कि अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए सपोर्ट के स्तर पे भी दे सकता है, और विभिन्न स्तरों पे जो कूटनीतिक मंच हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र जो है, SCO है, नाम है, ऐसे विभिन्न वैश्विक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अजरबैजान के खिलाफ कह सकते हैं कि आर्मेनिया का सपोर्ट भी कर सकता है। यही नहीं, वीजा और सहयोग के संदर्भ में देखें तो स्टूडेंट्स टूरिज्म जो वीजा है इन पर भारत सख्ती कर सकता है। जो फार्मास्यूटिकल जो क्षेत्र है वहाँ पर भारत अपना जो निवेश है वो अजरबैजान के संदर्भ में घटा सकता है। सार्वजनिक जो बयान है, जो मीडिया है, तो पाक अजरबैजान की कहीं ना कहीं जो धुरी है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कर सकता है कि जो इंडिया है वो बेनकाब कर सकता है कि पाकिस्तान ही नहीं आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है, बल्कि उसके साथ क्या है कि अजरबैजान और जो टर्की है ये दोनों क्या कर रहे हैं, आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा कि इनके ऊपर अब दबाव देखने को मिलेगा। तो इस तरह की बातें देखने को मिल सकती हैं। अगर थोड़ा सा हम नागोर्नो काराबाख क्षेत्र की बात कर ले कि आखिर ये क्षेत्र कहाँ पर है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए ये मैप है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इधर ईरान है, इधर रूस है, इधर जॉर्जिया है, इधर तुर्की है, और यहीं पर आपको दो देश देखने को मिलेंगे मूल रूप से। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है ये आर्मेनिया का क्षेत्र है, और ये वाला जो है अजरबैजान का क्षेत्र है, और यहीं पर एक और आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये क्या है, यही नागोर्नो काराबाख है। इसी क्षेत्र की हम बात करें, और इसी क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच में क्या हो रहा है कि अक्सर जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। और ये हाल के तनाव नहीं है, बल्कि ये क्या है कि 4 दशक से ये तनाव लगातार बना हुआ है। नागोर्नो जो काराबाख क्षेत्र है ये दक्षिण जो काकेशस वाला क्षेत्र है, इधर अगर देखेंगे काकेशस जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो साउथ जो काकेशस क्षेत्र है
उसी क्षेत्र में अवस्थित ये एक विवादित भूमि है जो कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लंबे समय से एक कहीं न कहीं डिस्प्यूट का कारण रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में दशकों से एक संघर्ष और युद्ध का कारण रहा है। इसके पीछे मूल अगर कारणों की हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम भाग में देखें तो पूरे एक पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र के तौर पे क्या है, ये यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे क्या माना जाता है, क्योंकि इस पर जो इस समय अधिकार है वो अजरबैजान का है, तो अधिकार किसका बना हुआ है, अजरबैजान का बना हुआ है। लेकिन आखिर आर्मेनिया इसको अपना क्यों कहता है, तो यहाँ पर अगर आबादी की बात करें, अगर नागोर्नो काराबाख की बात करें तो जो नागोर्नो जो काराबाख है ये जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर आर्मेनियाई मूल के जो लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो क्या है, वो सबसे अधिक है। और काफ़ी लंबे समय से देखें तो यहाँ के स्थानीय जो कह सकते हैं उस निवासी के तौर पे यहाँ पर आर्मेनियाई जाति बहुल आबादी जो है वो निवास करती है। और इसी कारण से दोनों देशों के बीच में इस क्षेत्र को लेकर लगातार विवाद बना हुआ। ये अलग बात है कि वर्तमान में यहाँ पर क्या है कि अजरबैजान का कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण है। अगर इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि की बात करें, अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, इसके इतिहास की बात करें, तो इतिहास में भी इसके संदर्भ में बहुत सारी जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है वो 20 के दशक से होती है, 1920 से लेकर अगर आप देखेंगे तो 91 तक का जो पृष्ठभूमि है 1991 तक, तो उस समय तक देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र की जो स्थिति है, क्योंकि जो नागोर्नो काराबाख है ये सोवियत संघ 1923 के समय की बात है कि जब नागोर्नो काराबाख स्वायत्त एक ओब्लास्ट था, एक स्वायत्त क्षेत्र था। और बाद में देखें तो यहाँ पर जो 90% जो आबादी थी वो क्या थी, वो आर्मेनियाई मूल की जो आबादी है उस तौर पे ये जाना जाता था। ये कब की बात हो रही है, जब सोवियत संघ अस्तित्व में था, यानी 1923 के आसपास की जो स्थिति है। उसके बाद देखें तो इसे स्वायत्त क्षेत्र के तौर पे, ओब्लास्ट के तौर पे जाना जाता था। अधिक जो आबादी थी वो आर्मेनियाई मूल के लोगों की थी। सोवियत शासन में ये विवाद क्या था, एक तरह से दबा हुआ था, लेकिन असंतोष उस समय भी इसको लेकर बना हुआ था। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो 88 के बाद और अगर देखें तो 94 तक, 1994 तक आर्मेनियाई लोगों ने अजरबैजान से अलग होकर आर्मेनिया से जुड़ने की क्या की, मांगे रख दी कि हम क्या है कि अजरबैजान के पार्ट नहीं होंगे, बल्कि हम आर्मेनियाई मूल से हैं, तो हमारा जो संबंध है वो आर्मेनिया से है, तो ये आर्मेनिया का पार्ट होना चाहिए। इससे पूरा जो क्षेत्र था वो तनाव और संघर्ष में आ गया और तभी से ये स्थिति प्रारंभ हो गई। 1994 में रूस की मध्यस्थता ने एक तरह से दोनों देशों के बीच में जो तनाव का कारण था नागोर्नो काराबाख, तो इसके संघर्ष में कहीं न कहीं विराम लगाया। लेकिन नागोर्नो जो काराबाख है और उसके आसपास के जो अजरबैजान के जो क्षेत्र हैं, इन इलाकों पर देखें तो जो आर्मेनियाई मूल के जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या करने लगे, इस पर अपना अधिकार स्थापित करने लगे। बाद में देखें अगर हाल के वर्षों में 2020 की बात करें, वर्ष 2020 की, तो इस समय भी क्या हुआ कि एक इस क्षेत्र को लेकर एक युद्ध की स्थिति देखने को मिली। और सितंबर 2020 में अजरबैजान ने एक तरह से देखें तो जो सैन्य अभियान है वो बड़े स्तर पे यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। और नागोर्नो जो काराबाख है उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों को क्या किया, अजरबैजान ने फिर से हासिल कर लिया, उन पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में अजरबैजान ने तुर्की और इजराइल से मिले जो भी ड्रोन्स थे, जो हथियार थे, उनका इस्तेमाल किया। और बड़े एक लंबे समय के बाद, लगभग 40-45 दिनों के बाद रूस की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ और अजरबैजान ने एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं न कहीं इसके संदर्भ में ली और एक जीत दर्ज करते हुए कहीं न कहीं इसके जितने भी इलाके थे, इन इलाकों पर एक तरह से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 2023 में फिर से एक बार ये जो मुद्दा है ये फिर से उभर गया। अगर 2023 की हम बात करें
तो 2023 में जो नागोर्नो काराबाख का जो मुद्दा है, क्योंकि अजरबैजान ने एक सैन्य अभियान चलाया जिसमें 1 लाख से अधिक जो आर्मेनियाई जो निवासी थे उन्हें कहीं ना कहीं भाग कर क्या हुआ, आर्मेनिया जाना पड़ा। स्वघोषित नागोर्नो जो काराबाख जो गणराज्य है उसने 2024 तक अपने शासन को भंग करने की घोषणा की, क्योंकि यहाँ पर जो शासन था वो आर्मेनियाई मूल के लोगों का था। और यहाँ पर अब दबाव के स्तर पे देखें तो यहाँ के जो लोग थे वो भागकर आर्मेनिया चले गए। अब इसे स्वायत्त के तौर पे अजरबैजान का इस पर अधिकार है। अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र को लेकर जो वैश्विक समुदाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, अभी तक अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूएन की हम बात करें, सुपर पावर अमेरिका की बात करें, बड़े देश जो रसिया है अगर इनकी हम बात करें, या फिर अपना देश जो भारत है, इंडिया की भी बात करें, तो ये जो सभी देश हैं ये नागोर्नो काराबाख को क्या मानते हैं, ये अजरबैजान का ही हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्षेत्रीय नियंत्रण अतीत में आर्मेनियाई जो जाति बल हैं उनके पास हमेशा रहे, क्योंकि यहाँ पर वो बहुल जाति के तौर पे हमेशा रहे हैं। भारत अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ पहले व्यापारिक संबंध रखता था, लेकिन हाल के वर्षों में आर्मेनिया के साथ जो भारत के रक्षा संबंध है वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहां आर्मेनिया और इंडिया के बीच के जो रिलेशन है वो अच्छे हो रहे हैं, तो वहीं अजरबैजान और इंडिया के बीच के जो रिलेशन है अब वो खराब होते दिख रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो एक तनाव देखने को मिला जो कि आतंकवाद को लेकर था, भारत में जो बड़े स्तर के आतंकवादी जो घटना को अंजाम दिया गया था उसके संदर्भ में भारत की जो प्रतिक्रिया थी उस संदर्भ में पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा अजरबैजान। तो इस तरह की जो बात देखने को मिली, तो इस कारण से कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो स्थिति है वो काफ़ी खराब हो सकती है। भारत अजरबैजान के जो संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं। तो ये पूरा मुद्दा था जिसको हमने जाना समझा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे अजरबैजान की, चूँकि चर्चा हो रही है तो चूँकि भौगोलिक मानचित्र पर यानी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन दुनिया में कहाँ पर है वो थोड़ा सा हम समझ लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए, अगर अजरबैजान की बात करें तो ये आपका क्या दिख रहा है, ये जो देश है ये क्या है, यही आपका अजरबैजान है। ये क्या है, वही आपका अजरबैजान है। और इसी मैप को थोड़ा सा अगर हम बड़े स्थिति में देखें, क्योंकि जो अजरबैजान है ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं पर्वतीय पहाड़ी वाला देश है और इसकी राजधानी बाकू है। इसी को बड़े मैप पे हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये इसका बड़ा मैप है। इधर इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो किससे लगती हैं, तो वो रूस से लगती हैं। पश्चिम में देखेंगे तो इसकी जो सीमा है वो आर्मेनिया से लगती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं। और अगर दक्षिण में आएंगे तो इधर क्या है कि जो ईरान है, तो ईरान से भी क्या करता है, ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो महत्वपूर्ण ये देश हो गए जिनसे क्या करता है, ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक तरफ इसका जो तटीय क्षेत्र है उत्तर पूरब के तरफ, ये क्या होता है, ये कैस्पियन सी से लगता है। तो ये आपने देख लिया। थोड़ा सा यहाँ के फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो देश है, अगर देश की बात करें तो जो अजरबैजान है इसकी जो सीमा है ये कई सारे देशों से लग रही है। जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो टर्की भी आपको देखने को मिलेगा। जो टर्की है इससे भी इसकी सीमा लगती है। तो टर्की, ईरान, रूस, आर्मेनिया, ये सभी जो देश हैं इनके साथ क्या है कि जॉर्जिया, इनसे इसकी सीमा लगती है। दूसरी बात देखें तो यहाँ पर कैस्पियन सागर से भी अपनी सीमा साझा करता है। इसके अगर हम थोड़ा सा अगर देखें, इसका मैप अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर ग्रेटर जो काकेशस पर्वत है इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। और सामान्य तौर पे देखेंगे तो इधर इसके पश्चिम क्षेत्र में क्या है कि जो लेसर काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। और अधिकांश जो अजरबैजान का क्षेत्र है वो क्या है, एक तरह से पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के जंक्शन पर ये आपको देखने को मिलेगा।
इसकी जो अवस्थिति है ये क्या है, आपको एक तरह से जंक्शन पर देखने को मिलेगा, जहां दो पार्ट एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते हैं। और जैसे अगर देखेंगे पूर्वी जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है, दोनों के संगम पर ये मिलेगा। अगर इसके भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय पहाड़ी देश है। दूसरी बात करें तो जो काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है, एक तरह से दोनों स्थिति में ये मौजूद है। अगर मध्य भाग में देखें और उत्तर भाग में देखें तो इस पर्वत का विस्तार इस देश में देखने को मिलता है। यही नहीं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके दक्षिण में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्वत भी आपको देखने को मिलेगा। वो कौन सा है, यहाँ पर आपको 43 माउंटेन देखने को मिलेगा। तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी जो राजधानी है, इसके सबसे पूर्वी भाग में जो बाकू है, ये इसकी राजधानी है। राजधानी ही नहीं है, राजधानी तो शहर है ही, इसके अलावा अगर देखेंगे तो आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यापार के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण अजरबैजान का शहर है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा नदियों के बारे में देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो है कूरा नदी। कूरा जो नदी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अरास जो नदी है वो भी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। तो कूरा, अरास और जो अलजानी है, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं उस तौर पे आपको देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है कि यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनके बारे में हमने बात किया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो अजरबैजान है उसके संदर्भ में आखिर मुद्दा क्या है और उसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो क्या है, और जो महत्वपूर्ण लोकेशंस थे उन पर भी हमने बात की। चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस देश के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना जाता है? आर्मेनिया, रूस, तुर्की, अजरबैजान। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।